अभी हम लोग क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन, हिंदी में इसको गति भी बोलते हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है ये काफी कॉन्सेप्चुअल है और आपको कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करने होंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। तो आपको थ्योरी पे भी फोकस करनी है और न्यूमेरिकल्स पे भी। और गति मोशन होता क्या है आपको पता होगा ही। कोई भी चीज जो चलती है तो कहते हैं कि वो मोशन में है, गति में है। इसका देखिए डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। लिखा है कि मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है? चेंज इन पोजीशन, इसके पोजीशन में चेंज किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसके पोजीशन में चेंज आ रहा है तो कहेंगे कि मोशन हुआ है। और वही हिंदी में लिखा हुआ है किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति है। तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये रोड है, ठीक है, एक आदमी है जो इस पे चल रहा है, पहले ये यहाँ पे था, चलते चलते ये यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे जब वो था तो उस समय सुबह के 9 बज रहे थे। और जब ये इस पॉइंट पे आया, ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, जब ये बी पॉइंट पे आया तो इसको 15 मिनट लग गए, तो टाइम हो जाएगा 9:15 AM। तो देखिए समय जो चेंज हो रहा है ना, 9 से 9:15 हो गए और इसके स्थिति मीन्स पोजीशन में चेंज आया है, तो हम कहेंगे कि क्या हुआ है? यहाँ पे मोशन हुआ है, मोशन हुआ है। अब देखिए एक डिफरेंट सा एग्जांपल लेते हैं। जो हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें मोशन होता है। आप देखिएगा कि वो हमेशा उसी जगह पे रहते हैं। हाँ, वो बढ़ सकते हैं, फैल सकते हैं, पतले हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, पत्तियां जो बहुत ज्यादा आ सकती हैं, फ्रूट्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं, फ्रूट्स गिर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका जो पोजीशन रहता है यहीं पे रहता है, तो हम कहेंगे कि ये मोशन में नहीं होते हैं। क्या होगा? नॉट इन मोशन। और ये जो मोशन है ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और सारे टाइप्स को डिस्कस करना 9th क्लास के टॉपिक में तो नहीं होगा। हम लोग मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे 2 टाइप के मोशन। ये फर्स्ट मोशन इस टाइप का होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सीधी सड़क जा रही है, कोई इंसान है वो इस पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सीधा सीधा सरल रेखा में वो इंसान चल रहा है। पहले वो इस पोजीशन पे था, पहले वो इस पोजीशन पे था, थोड़ी देर के बाद वो चलते चलते यहाँ आ गया, सीधा सीधा चल रहा है, और बहुत समय के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, ये पॉइंट लेते हैं ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे भी इंसान की फोटो बना लेते हैं, ये रहा इंसान जो चल रहा है। तो ये 3 लोकेशन है, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। अब देखिए ये लोग क्या है, सीधी रेखा में चल रहा है, तो इनका जो मोशन है वो कहलाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन चल रहा है, सीधा सीधा। ये है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति। अब अदर टाइप का मोशन जो हमें पढ़ना है वो है इस टाइप का मोशन। आपने देखा होगा मेले वगैरह में आप गए होंगे तो वहां पे झूला होता है गोला गोला वाला, ये जो घूमता है तो जो इंसान होता है उसका मोशन कैसा हो जाता है? गोल गोल घूमता है। इस गोल गोल घूमने वाले मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति।
अच्छा, एक और बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए पॉइंट पे कोई इंसान है, बी पॉइंट पे दूसरा कोई इंसान है, सी पॉइंट पे तीसरा कोई इंसान है। तो ए के लिए सी की डिस्टेंस क्या होगी, दूरी। मान लीजिए कि यहाँ से ए और सी की डिस्टेंस है 200 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है 200 मीटर। अब कोई पूछता है कि ए नहीं बी बताएगा कि सी कितने दूरी पे है, तो क्या होगा, कौन सा डिस्टेंस हमें लेना है, तो यहाँ पे सी से बी तक का जो डिस्टेंस है उसके बारे में पूछा जा रहा है, और ये बाय चांस हमें पता है कि ये है 100 मीटर। यहाँ पे हमें किसके मोशन को फोकस करना है, सी के मोशन को। सी कहाँ पे अवस्थित है, प्रेजेंट है, उसके बारे में। तो देखिए, ए से सी का डिस्टेंस है 200 मीटर, बी से सी का डिस्टेंस है 100 मीटर। तो एक ही इंसान का लोकेशन, एक ही इंसान का डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट इंसान से डिफरेंट है, तो हमें एक पॉइंट जो है ना फिक्स करना होगा कि हम कहीं से भी नहीं देख सकते हैं कि हम कभी ए से देख रहे हैं, कभी बी से देख रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी होगी कि हमें यहीं पे रह के देखना है। तो यहीं पे एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको समझना जरूरी है, उसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में मूल बिंदु भी कहते हैं, और इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ये लिखा है कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हमें बताना है तो हमें एक रेफरेंस लेना होगा, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और हिंदी में दिया है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, ट्रेन से, बाई ट्रेन हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ये है ट्रेन, ये इसकी डिफरेंट बॉगीज हैं। यहाँ से अगर हम पटना से कहीं और जा रहे हैं, पटना से कहाँ जाएं, चलिए पटना से हम लोग गए गया, गया एक जगह का नाम है। पटना टू गया हम लोग जा रहे हैं, तो अगर हमें ट्रेन का रिजर्वेशन कराना होगा तो हम बोलेंगे कि भैया गया की टिकट दे दो, तो वो टिकट दे देगा क्या, नहीं देगा। हमें बताना होगा कि हमें अपना जो है ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें बताना होगा कि हमें चलना कहाँ है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से हम किसी वस्तु का मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। और देखिए हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। तो कोई वस्तु की स्थिति बतानी है तो एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। ए है, बी है, सी है। सी का हमें डिस्टेंस बताना है, सी का हमें पोजीशन बताना है, तो हम ए और बी अलग अलग लोकेशन बताएगा इसका। तो एक हम ओरिजिन मान के चलते हैं कि ये है हमारा ओरिजिन, और सारा जो हम मोशन का कैलकुलेशन है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का यहां से करेंगे। ये है मूल बिंदु, जहां से बैठ के हम सारे ऑब्जेक्ट्स का मोशन ऑब्जर्व करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और आगे अभी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नीट्यूड, परिमाण। परिमाण का भी डेफिनेशन हम देखते हैं। ये है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। हिंदी में दिया है किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। अब मैग्नीट्यूड से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और आपको उठा के दूसरे जगह पे ले जाना है। इस बॉक्स को आपने उठाया, ये बहुत हैवी था, तो आप क्या कहेंगे कि ये बहुत भारी है।
लेकिन सिर्फ बहुत बोल देने से पता चलेगा कि ये कितने किलो का है? नहीं पता चलेगा ना। तो आपको बताना होगा कि आखिर ये भारी है तो इसका वजन है कितना, केजी में हमें इसका मेजरमेंट बताना होगा। तो वही अगर मान लीजिए कि ये है 150 किलोग्राम का, एक साधारण इंसान इसको नहीं उठा पाएगा। तो यहाँ पे जो 150 जो है, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें देखना है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति। जब एक सीधी रेखा में कोई इंसान चलता है, कोई इंसान या कोई भी चलता है, तो कहेंगे कि वो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। क्या लिखा हुआ है? द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, मोशन में है, गति कर रहा है, तो उसके पूरे जो मोशन के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन अगर देना है तो हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की जरूरत होती है। हिंदी में भी दिया हुआ है दो विभिन्न भौतिक राशियों, दूरी एवं विस्थापन। यहाँ पे दूरी की इंग्लिश होती है डिस्टेंस एंड विस्थापन की डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको बोल रहा है इसके बारे में कि दूरी एवं विस्थापन का वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई जगह है, इसका नाम दे दिया हमने एम फॉर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से कोई आदमी निकला और वहां से पहुंचा हाजीपुर, HAJ बस मैं लिख रही हूँ। हाजीपुर से इंसान गया पटना, PAT। पटना से गया वो इंसान गया। अब यहाँ पे हमें इनका मुजफ्फरपुर से हाजीपुर का एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है याद तो है नहीं, तो खुद से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये होगा, मान लीजिए कि 50 किलोमीटर। ये मान लीजिए कि हाजीपुर से पटना है 15 किलोमीटर और पटना से गया की दूरी है 70 किलोमीटर। और हमें ये जो इंसान है या फिर कोई गाड़ी है जो मोशन में है, इसका हमें मुजफ्फरपुर से गया जाने में इसका कितना डिस्टेंस हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये बताना है। पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस के बारे में बोला जाता है कि ये जो रास्ता तय करता है स्टार्टिंग से फाइनल, शुरुआत से अंत तक जितना रास्ता चलेगा, सारे दूरी के एडिशन को कहते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पोजीशंस। दो पोजीशंस अगर हम मुजफ्फरपुर और गया की बात करते हैं तो ये रास्ते की टोटल लंबाई को कहेंगे डिस्टेंस। हिंदी में लिखा है कि डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, बताया ही था। दूरी दो स्थितियों के बीच तय किए गए पथ की कुल लंबाई है। सारे पथ की टोटल लंबाई को हम कहते हैं दूरी। अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ लिया और ये मोशन बताया हुआ है और हमें बताना है कि ये कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? पथ की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो टोटल लेंथ में क्या क्या आ जाएगा? जो मुजफ्फरपुर से हाजीपुर वो है 50 किलोमीटर। फिर हाजीपुर से पटना वो है 15 किलोमीटर। फिर पटना से गया वो है 70 किलोमीटर। तो इन सबको ऐड कर देंगे, दिया जाएगा 135 किलोमीटर। तो ऐसे करके हम किसी भी
गति वाले ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मोशन हुआ है मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, हाजीपुर से पटना, फिर पटना से गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, सबसे छोटे वाले डिस्टेंस को कहते हैं। अब देखिए मुजफ्फरपुर से हमें गया पहुंचना है, तो कौन से रास्ते से चलेंगे तो सबसे कम दूरी तय करना पड़ेगा। चलिए मैं कुछ बनाती हूँ आपको, और आप देखिए तो कौन सा रास्ता सबसे कम डिस्टेंस का होगा। देखिए दो पॉइंट है, उसके बीच हमें मिनिमम डिस्टेंस देखना है, सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी पानी है। तो हम डायरेक्ट इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट जहां पे निकालनी है, इसको हम डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। और ये जो रास्ता होगा, कोई भी जो पॉसिबल रास्ता होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे न्यूनतम, सबसे मिनिमम रास्ता, सबसे कम लेंथ का रास्ता यही होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। और इसका जो डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, इसी तरीके से लिखा गया है। देखिए क्या कह रहा है, the shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. Shortest distance measured, सबसे छोटा डिस्टेंस जो मेजर किया गया है, कहां से, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, किसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इनिशियल था, स्टार्टिंग था यहाँ, फाइनल था यहाँ, उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वही कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में लिखा है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये जो है हमारा, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा है, कैन यू टेल a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? हिंदी में भी लिखा हुआ है इसका, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड पता ही है कैसा होता है, इस टाइप का है स्क्वायर फील्ड, जिसकी चारों भुजाएं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, उसका फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, एक साइड जो है वो है 10 मीटर का, ये भी साइड हो जाएगा 10 मीटर, ये भी हो जाएगा 10 मीटर, और ये भी हो जाएगा 10 मीटर। इसके कॉर्नर्स को नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। अब एक इंसान है जो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, चलना स्टार्ट किया, ऐसे यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन मैंने बस ऐसे ही ले लिया है। कह रहा है कि moves along the boundary of a square of side 10 meter in 40 seconds. बाउंड्री पूरा कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, एक चक्कर लगाता है वो 40 सेकंड में, तो एक चक्कर जो होगा 1 राउंड, वन राउंड कितने मीटर का होगा, 10 10 10 10, सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 40 मीटर। और ये कितने समय में करता है, 40 सेकेंड्स में। टाइम इज इक्वल टू 40 सेकेंड। फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। और देखिए एक टाइम जो दी गई है जिसपे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
ये टाइम दी गई है 2 minutes 20 seconds। इसको सेकेंड्स में बदल लेते हैं, तो 2 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 20, तो ये आ जाएगा हमारे 140। अब देखिए ये 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, 40 सेकेंड में ये ऐसे चक्कर लगाता है, एक चक्कर। तो यहाँ पे जो टाइम अवेलेबल है 140 सेकेंड्स है। तो 40 में इसको डिवाइड करते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20। 40 में 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाएगा, तो ये पूरा चल के फिर ए पे आ जाएगा, फिर ये 40 सेकेंड पे चलना स्टार्ट होगा और पूरा एक राउंड लगा के फिर ए पे आ जाएगा, फिर इस वाले 40 सेकेंड में भी ये राउंड लगाएगा और फिर ए पे आ जाएगा। फिर अब लास्ट में जब 20 सेकेंड बची है तो उस समय ये ए पोजीशन पे रहेगा। तो 20 मिनट में वो किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, बी सी डी ई ए सब मिला के। तो देखिए 40 सेकेंड में ये पूरे 4 साइड्स को कवर करता है, तो 20 सेकेंड में 2 ही साइड को कवर करेगा। तो ये कैसे चलेगा, कुछ इस टाइप से। यहां से आया, फिर यहां आया, इसको लग जाएंगे 20 सेकेंड्स। तो ये किस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, सी पे। 140 सेकेंड के बाद जो इंसान ए पे था वो पहुंच जाता है 140 सेकेंड के बाद सी पे। अब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। काफी सिंपल है, अगर आपको पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, अभी जो जस्ट हमने जो पढ़ा है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से ये वस्तु अपना जर्नी स्टार्ट किया है, फाइनली कहां पहुंचा है, सी पे, उसके बीच के मिनिमम डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, अभी जस्ट पढ़ा है। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कौन होता है, वो रेखा जो ए से सी को मिलाती है, तो वो रेखा होगी ए से सी के तरफ, और यही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये स्क्वायर का डायगोनल है, वर्ग का विकर्ण है। और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड ए एंड √2। ए के जगह हम क्या रखेंगे, ए दिया हुआ है साइड 10 मीटर, ए इज इक्वल टू 10 मीटर दी हुई है, तो ए के जगह 10, √2 की वैल्यू होती है 1.41, ये करेंगे तो आ जाएगा 14.1 मीटर। तो ये हो गया 14 मीटर। इसलिए यहाँ पे जो पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट बताने, तो ये हो जाएगा 14.1 मीटर।